हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में ना हम ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय को डिस्कस करेंगे। देखिए, गवर्नर जनरल का ना ये हमारा सेकंड टॉपिक है, ठीक है। सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 1856 से पहले भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हुए उन सभी के टॉपिक को हमने डिस्कस किया और उनके कार्यकाल के दौरान हुए गए कार्यों को हमने डिस्कस किया। आज हम 1856 के बाद के गवर्नर जनरल और वायसराय को डिस्कस करेंगे। ये भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के ड्यूरेशंस में, उनके कार्यकाल में जो होने वाले कार्य थे ना, उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से जो चेंजेस हुए, जो बदलाव हुए और क्या क्या इसका प्रभाव पड़ा, जो भारत के दशा और दिशा और सूरत को बदल के रख दिया, उन तमाम एस्पेक्ट्स को विस्तार से समझेंगे। देखिए, 1856 में ना भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत आया। उसके बाद इसके आने के बाद का जो पहला क्रम था, जो पहली घटना थी, 1856 का विद्रोह था। यानी 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो ये घटनाक्रम हुआ, यानी 1857 के विद्रोह के बाद कुछ घटनाक्रम जो है वो बदली। उसके बाद हुआ क्या बदलाव, मेजर चेंजेस क्या हुए, उसमें ये हुआ कि 1856-7 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। पूरा का पूरा अथॉरिटी, जो कंट्रोल पर्सन है, वो ब्रिटिश जो क्राउन है उसको सौंप दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंट्रोल है वो सबको। इसके बाद क्या हुआ, एक वायसराय के पोस्ट को क्रिएट किया गया। भारत के गवर्नर जनरल के बदले एक वायसराय का पोस्ट क्रिएट किया गया, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। तो इसी को भारत का प्रथम वायसराय जो है अपॉइंट किया जाता, बनाया जाता है। तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में कि भारत का लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट जो है वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग ने ही ना ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत की सरकार के अधिग्रहण की जो घोषणा थी ना, वो कैनिंग ने इलाहाबाद के दरबार में उसको पढ़ा था, उसको घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है ना, ब्रिटिश सरकार का जो अधिग्रहण की जो भाषण है वो कैनिंग ने कहाँ किया था, तो इलाहाबाद के दरबार में किया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट एक पास होता है, जिसके तहत मुंबई, कोलकाता और मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। जिसके बाद 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया जाता है। उसके बाद 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के पारित किया जाता है, ताकि तथा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है। देखिए, एक जितने भी वायसराय और गवर्नर जनरल है ना, उनके कार्यकाल को आप जरूर याद कीजिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आपके जो ट्रेंड है ना, जो क्वेश्चन बदल रहे हैं ना, पैटर्न क्या होगा कि आपको एक तरफ वायसराय और गवर्नर जनरल के कार्य को मतलब उनके नाम को दिया जाएगा और दूसरे तक उनके ड्यूरेशंस दिए रहेंगे, कब से कब, किस काल तक वो भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय रहे थे, वो मैचिंग के लिए आ जाएगा। या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम दिए होंगे और उनसे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन या पॉलिसी या वर्क दिया रहेगा, वो मैचिंग के लिए आएगा। तो ये लिस्टिंग आप तभी याद कर पाओगे ना, ये उसको कर पाओगे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में, जब आप इस चीज़ को अच्छे से अपने माइंड में, मतलब इसको सेव कर लो, प्रिजर्व कर लो। इसको रटना नहीं है। आप इस वीडियो को 5-6 बार आराम से देख लोगे ना, तो अपने आप एक क्या होगा ना कि एलिमिनेट तो करना है ना, उसमें 4 ऑप्शन, एक एलिमिनेट करना है, इसमें से एक सही को चूज़ करना है, 3 एलिमिनेट कर देना है। तो आप अगर उसको जितनी बार रिवीजन करोगे ना, तो एक माइंड में होगा कि हाँ, ये जो वर्क है ना इसके कार्यकाल में होता है, आप अच्छे से उसको देने के उसके कंफर्टेबल जोन में होंगे। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही ना, जो वायसराय कैनिंग था, इसी के समय में महालेखा परीक्षण का सृजन किया गया, जो आगे चल के सीएजी के रूप में बदला। उसके बाद क्या होता है, वायसराय लॉर्ड एलिंगन का टाइम आता है, वो वायसराय बन के भारत आता है और इसका जो ड्यूरेशन है 1862 से 1863 तक होता है। इसमें क्या होता है, बहावी आंदोलन का दमन किया जाता है इसके कार्यकाल में। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस जो है
ये भारत में आता है वायसराय बनकर 1864 से 1869 इसका जो ड्यूरेशन होता है, टर्म होता है। इसमें क्या होता है, अफगानिस्तान के संबंध में ना हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है इसी के कार्यकाल में। उसके बाद भारत एवं यूरोप के बीच में ना एक टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत इसी के कार्यकाल में होता है, और कैनिंग के नेतृत्व में ही ना अकाल आयोग का गठन होता है। कैनरिंग के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन इसके कार्यकाल में होता है। उसके बाद आता है लॉर्ड मेयो का समय 1869 से 1872 में। इसमें होता क्या, 1872 में अजमेर में एक मेयो कॉलेज का तथा कृषि विभाग का गठन किया जाता है मेयो के समय में। ठीक है, मेयो के समय में ही, लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में की गई थी। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में जनगणना प्रणाली जो पद्धति है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1872 में, और इसको शुरुआत करने वाला था कौन, लॉर्ड मेयो। मेयो की हत्या जो है ना अंडमान निकोबार में की गई थी। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड जो मेयो था उसकी हत्या कहाँ हुई थी, तो वो अंडमान निकोबार में हुई थी। इसके बाद क्या होता है, लॉर्ड नाथबुरकर जो है वो वायसराय बनकर भारत आता है, और इसका जो कार्यकाल होता है 1872 से 1876 तक होता है। इसके कार्यकाल में पंजाब का कुका आंदोलन होता है, और इसी के कार्यकाल में जो सुएज नहर है ना वो खुले जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच जो ट्रेड है ना, व्यापार में बढ़ोतरी होती है इसी के कार्यकाल में। देन आगे जो है लॉर्ड लिटन का समय आता है। लॉर्ड लिटन का जो ड्यूरेशन होता है 1876 से 1880 तक होता है, 1876 से लेकर 1880 तक होता है। इसके कार्यकाल में क्या होता है कि रिचर्ड के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठन होता है। उसके बाद 1 जनवरी 1877 1 जैन 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन हो जाता है, किया जाता है, जहाँ पे ब्रिटेन की जो महारानी होती है ना विक्टोरिया, उसको कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है। ठीक है, एक आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप उसका आंसर देना कि दिल्ली जो दरबार है ना वो कितनी बार आयोजन किया जाता है और किसके कार्यकाल में। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर देना। इसके बाद क्या होता है 1878 में ना 1877 में एक वर्नाकुलम प्रेस एक्ट पास होता है। ये वर्नाकुलम प्रेस एक्ट होता क्या है, वर्नाकुलम जो प्रेस एक्ट है ना वो है भारतीय भाषाओं पे ना जो पत्रिकाएं जो थी उस पर कड़ाई से नियंत्रण लाने के लिए लाया गया था। इसमें था क्या कि इस अधिवेशन में मतलब इस अधिनियम में जो होता है, पत्र और पत्रिकाओं में ऐसी सामग्री जो छापी जाएगी जिस पे कड़ाई से प्रतिबंध किया जाएगा, उसमें क्या होगा कि अगर ब्रिटिश क्राउन को ये लगेगा कि इस घटना से ना, इस जो न्यूज है उससे जो अंग्रेजों के विरुद्ध एक असंतोष की भावना पनप रही है, तो उस चीज़ को दबाने के लिए ना इन्होंने क्या किया था, ये वर्नाकुलम प्रेस एक्ट लाया था। बेसिकली ये भारतीय भाषाओं पे था, क्षेत्रीय भाषाओं पे था, इसका अंग्रेजी भाषाओं पे कोई वो नहीं था, ये सिर्फ भारतीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं पे था, जो पत्र और पत्रिकाएं थी उनके ऊपर था। ठीक है, ये वर्नाकुलम प्रेस एक्ट मतलब एक तरह से कहते रहे ना कि उस समय भारतीयों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी, इसलिए, और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है ना पेपर पर वो अंग्रेजों का हो जाए, और वो अपनी मर्जी से, उन्हीं की मर्जी से वो कुछ छाप सके, अपने मर्जी से वो कुछ ना छाप पाए। यही इसका पूरा का पूरा मोटिव यही था वर्नाकुलम प्रेस एक्ट का। उसके बाद क्या होता है 1878 में ना भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित की जाती है। इसके तहत ना शस्त्र के जो रख रखाव होते हैं एवं इसके जो व्यापार करने के लिए जो है ना एक लाइसेंस जो है अनिवार्य कर दिया गया था 1878 में। फिर क्या होता है, सिविल सेवा परीक्षा की जो आयु है ना 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। किसी कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। फिर क्या होता, अलीगढ़ में ना एक मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद समय आता है लॉर्ड रिपन का। इसके कार्यकाल में क्या होता है, लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल होता है 1880 से 84 तक होता है, 1818 से 84 तक होता है। इसको में क्या होता है कि सिविल सेवा का जो प्रवेश का जो संबंधित आयु है ना 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। हमने देखा कि लिटन के कार्य में सिविल सेवा की आयु की जो प्रवेश की जो परीक्षा थी, जो
प्रवेश परीक्षा की जो आयु थी ना उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया गया था, लेकिन रिपन के कार्यकाल में इसको 19 वर्ष से फिर 21 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, स्थानीय स्वसेवा स्वशासन की स्थापना मतलब शुरुआत होती है। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो आप बात सुनते हो ना, आज पंचायती राज व्यवस्था जिसका कंसेप्ट भारत में है, इसका जो जनक है ना स्थानीय व्यवस्था का, इसको लॉर्ड रिपन को ही जाता है। इसी के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, इसीलिए लॉर्ड रिपन को ना स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही ना वर्नाकुलम प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। लिटन के समय शुरू किया गया था और रिपन के समय इसको समाप्त कर दिया गया था। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत इसी के कार्यकाल में हुई थी 1881 में। इसके बाद 1881 में ना फर्स्ट कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। जैसे ये कारखाना अधिनियम होता है ना, ये ईपीएफओ और ईपीएफसी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट होते थे। ठीक है, उसके बाद इल्बर्ट बिल लाया गया। इस विधेयक के जो मतलब इस विधेयक के विरोध में ना अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद फिर कार्यकाल जो अगले जो वायसराय आते हैं वो है लॉर्ड डफरिन। इसका जो कार्यकाल होता है 1884 से 1888 तक। इसके शासनकाल में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवर टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया जाता है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का गठन होता है 1885 में। इसी के कार्यकाल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आईएनसी का जब गठन होता है तो उसमें भारत का वायसराय कौन होता है? डफरिन होता है। ठीक है, वर्मा का अंतिम रूप से विलय जो है भारत में इसी के कार्यकाल में किया जाता है। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। फिर आता है, फिर जो भारत का नया वायसराय बनकर आता है वो लॉर्ड लैंसडाउन आता है, लैंसडाउन्स। इसका जो समय होता है 1888 से 1894 तक होता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच ना डुंड्रा लेखा का निर्धारण जो हुआ था ना वो इसी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में इसी के कार्यकाल में लाया जाता है। उसके बाद भारत का अगला जो वायसराय बनकर जो भारत आता है वह है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में सर कॉलिंग के अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की है स्थापना की जाती है। सर कॉलिंग के में इसके अध्यक्षता में, और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। 1902 में फेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना होती है। उसके बाद इसके शासनकाल में ही ना मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की गठन किया जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो था उसका गठन, उसके बाद सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ना अक्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में होता है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना, इसका निर्माण भी कर्जन के कार्यकाल में होता है। लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा जो उसके कार्यकाल में सबसे इम्पोर्टेंट घटनाक्रम होता है ना, ये बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। देखिए ये जो घटनाक्रम है ना ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल जो था ना उस वक्त भारतीय राजनीति का एक चेतना का केंद्र बन गया था और राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से पनप रही थी। तो अंग्रेज़ों का क्या था कि उस चीज़ों को उसको कुचलना था। तो इनका क्या था ना कि बंगाल को इन्होंने पार्टीशन किया था 1905 में। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें याद रखने वाली है। जो बंगाल के पार्टीशन की घोषणा हुई थी ना वो 19 जुलाई 1905 में हुई थी, यानी कि 19 जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक है, इसकी घोषणा। ठीक है, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था? ये बंगाल का विभाजन जो है प्रभावी कब हुआ था? वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1905 में ये क्या हुआ था? इसकी घोषणा हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 में ये प्रभावी हुआ था। क्या? बंगाल का विभाजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है पीसीएस विशेष का ना, और यूपीएससी के आप देखना जब क्वेश्चन इसमें तरह आते हैं तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन जरूर होता है। ईस्वी गलत दे देंगे, 16 अक्टूबर की जगह 18 अक्टूबर कर देंगे,
जो प्रभावी का डेट है, चेंजेस कर देंगे, 1905 के बदले 1906 कर देंगे। ये घटनाक्रम तभी याद होगा जब आप इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करोगे और बार बार करोगे, ठीक है। फिर समय आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। इसके शासनकाल में तीनों जो ये घटनाक्रम है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में ना इसकी स्थापना हुई थी मुस्लिम लीग की। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां की अध्यक्षता में वाली संस्था जो थी ये मुस्लिम की जो स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था, ठीक है। वो 1906 में यानी 1906 में ढाका में इसका स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे जो सलीम उल्लाह खां थे, ठीक है, और इसके मेंबर थे आगा खां, ठीक। उसके बाद क्या हुआ 1907 में 1907 में सूरत में जो है कांग्रेस का विभाजन होता है। पूछा जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विभाजन होता है वो किस अधिवेशन में होता है और कहाँ पे होता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारत जो आईएनसी का विभाजन हो जाता है, ये दो भागों में बट जाता है। एक होता है गर्म दल और दूसरा होता है नरम दल, यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमेट, इन दो भागों में ये बट जाता है। इसी के ये जो कांग्रेस का वो होता है। उसके बाद मॉलेन मिंटो सुधार जो है ना इसी के शासनकाल में आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 यानी कि भारत परिषद अधिनियम जो है ना, जिसको मॉलेन मिंटो सुधार कहा जाता है, वो इसी के कार्यकाल में आया था, ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। ये तीनों का तीनों जो घटनाक्रम है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला मुस्लिम की स्थापना, दूसरा कांग्रेस का विभाजन सूरत में, और इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारत परिषद अधिनियम जिसको मॉलेन मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इसी के कार्यकाल में आया था। इसके बाद आता है लॉर्ड हंटिंगटन का कार्यकाल, लॉर्ड हंटिंगटन द्वितीय। इसका है 1910 से 1916 तक, 1910 से 1916 तक। 16 दिसंबर 1911 में ना दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। 1905 में जो बंगाल का पार्टीशन होता है ना वो 1911 में रद्द कर दिया जाता है, तथा भारत की जो राजधानी है ना कोलकाता से स्थानांतरित करके हटाकर उसको दिल्ली बनाने की घोषणा की जाती है। पहले कोलकाता थी, उसको हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा इसी के कार्यकाल में होती है, ठीक है। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड हंटिंगटन के कार्यकाल में फर्स्ट वर्ल्ड वार भी होता है। फर्स्ट जो प्रथम विश्व युद्ध होता है ना इसी के कार्यकाल में होता है। 1916 में लॉर्ड हंटिंगटन को ना बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त बनाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में भी, लोअर में और आरओ में भी अक्सर पूछा जाता है। इवन बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति किसको बनाया गया था, लॉर्ड हंटिंगटन को द्वितीय को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये जब भारत का वायसराय बनकर आता है, ये कब था, 1916 से 1921 के बीच इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। 1960 से 1921 इसी के कार्यकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है आईएनसी और मुस्लिम लीग का जो है समझौता होता है। यह कहाँ पे होता है, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1916 में 1960 में पूना में एक महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1916 में सेल्डर आयोग की नियुक्ति की जाती है। 1919 में 1919 का जो साल है ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी साल में ना एक एक्ट आता है, वो है रोलट एक्ट। ये रोलट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी कानून के लिए कहा जाता है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। ये किसके लिए कहा जाता है, रोलट एक्ट के लिए कहा जाता है। और 1919 में ही एक और घटनाक्रम होता है और वो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड में होता क्या है कि बैसाखी के दिन अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा होती है, जहाँ पे ना जनरल डायर जो होता है ये जालियांवाला बाग में बिना किसी पूर्व चेतावनी के
गोली चलाने का निर्देश दे देता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग, निर्दोष लोग की हत्या हो जाती है इसी जालियांवाला बाग में, हत्याकांड में। उसके बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है इसके कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है लॉर्ड रिंगिंग। ये रॉन्गिंग नहीं होगा, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये रिंगिंग होगा। ठीक है, आप लोग इसको सुधार लेना, ये रिंगिंग होगा। इसका जो कार्यकाल होता है 1921 से 1926 तक का होता है। इसके कार्यकाल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम होता है चौरी चौरा कांड होता है। ये क्या है, गोरखपुर के पास है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास ये एक जगह है चौरी चौरा। इसमें होता क्या है कि एक थाना को घेर करना, जो उसमें एक थाना को घेर कर क्या होता है, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है। तो उसमें ना लगभग 22 पुलिसकर्मी जो है जल के मर जाते हैं। इसी घटनाक्रम के बाद क्या होता है ना, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस कर ले लिया जाता है। इस वापस लेने का जो इसके बाद क्या होता है ना, महात्मा गांधी की काफ़ी आलोचना भी होती है कि एक जब देश राष्ट्रवाद की भावना से एकजुट एक सूत्र में बंध रहा है, तो आप उसको और हवा देने की बजाय वापस क्यों ले रहे हैं। मतलब असहयोग आंदोलन को वापस लेने के खिलाफ लोग, मतलब काफ़ी विरोध हुआ था महात्मा गांधी का उस वक्त कि आप असहयोग आंदोलन जो है वापस मत लो। लेकिन गांधी जी का कहना था कि मैं अहिंसा पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं हिंसा पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं एक अहिंसावादी हूँ और ये हिंसा ली गई है इस आंदोलन में, इसलिए मैं इसको वापस लेता हूँ। हालांकि उस समय गांधी जी का काफ़ी आलोचना भी हुआ था। बहरहाल हम आगे चलते हैं। 1923 में एक और घटनाक्रम होता है, वो क्या होता है, स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है तो उसके जो जो अध्यक्ष होते हैं स्वराज पार्टी के, वो देशबंधु चित्तरंजन दास होते हैं, और जो महामंत्री जो बनते हैं वो मोतीलाल नेहरू बनते हैं। किसके, स्वराज पार्टी के। 1923 में घटित होता है, मतलब इसका गठन होता है। उसी के मतलब आगे जो होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो उनका भारत आगमन होता है 1921 में। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 1920 में एम.एन. रॉय के द्वारा, उनके नेतृत्व में एम.एन. रॉय के द्वारा एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी इसी के कार्यकाल में होता है, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। और ये लॉर्ड जो रिंगिंग है ना, ये जो एकमात्र है ना यहूदी वायसराय था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र जो यहूदी वायसराय था उसका नाम क्या था, तो लॉर्ड रीडिंग। वो 1921 से 1926 तक भारत का वायसराय रहता। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड इरविन। ये भारत आता है और इसका जो कार्यकाल होता है 1926 से 1931, 1926 से 1931। इसके कार्यकाल में क्या होता है, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। देखिए ये जो साइमन कमीशन है ना, इसकी जो नियुक्ति होती है ना वो 8 नवंबर 1927 को होती है। ठीक है, इसका जो नियुक्ति होता है, लेकिन इसका भारत में आगमन कब होता है, 3 फरवरी 1928। ये क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब होता है और उसकी नियुक्ति कब होती है। नियुक्ति 1927 में होती है, 1927 में 8 नवंबर 1927, बट आगमन जो होता है इसका 3 फरवरी 1928 में होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जतिन दास की ना भूख हड़ताल से मृत्यु हो जाती है। काफ़ी दिनों टाइम से आंदोलन पे चल रहे थे और भूख हड़ताल के कारण इनकी जो है ना मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, 1929 में यानी 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है इसी के कार्यकाल में। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, इसके कार्यकाल में होता है 19 नवंबर 1930, यानी कि 19 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। कहाँ पे, लंदन में, इसी इरविन के टाइम में ही होता है। उसके बाद कार्यकाल आता है लॉर्ड वेलिंगटन का। लॉर्ड वेलिंगटन का जो कार्यकाल होता है 1931 से 1936 तक, यानी कि 1931 से 1936 में। इसके कार्यकाल में क्या होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी इसी के कार्यकाल में होता है 3 जनवरी 1932 में। 3
जनवरी 1932 में सेकेंड जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड के मतलब जो रेज मैकडोनाल्ड है ना, वो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं। देखिए होता क्या है, लॉर्ड इरविन है और महात्मा गांधी के बीच एक ट्रीटी होती है, समझौता होता है। उस समझौता में क्या होता है ना, बेसिकली आईएनसी का ना कांग्रेस को ना, आईएनसी कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रिप्रेजेंटेशन उनका रिप्रेजेंटेशन करवाना था। तो एक समझौता होता है इरविन और गांधी के बीच में, जिसके बाद गांधी जी जो है ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए मान जाते हैं। और उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना आईएनसी के तरफ से महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेशन करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वहाँ पे क्या होता है, मैकडोनाल्ड के द्वारा ना एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है। ये महात्मा गांधी को अच्छा नहीं होता, मतलब इसी से संतुष्ट ना होकर असंतुष्ट हो जाते हैं और भारत वापस लौट आ जाते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक थर्ड गोल में मतलब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन होता है। एक नोट करने वाली बात है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों राउंड टेबल गोल में सम्मेलन में जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना, उसमें भाग लेने वाले एक शख्स थे, उनका नाम था BR अम्बेडकर। ये तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन आईएनसी का जो पार्टिसिपेशन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही होता है, और उसका जो नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप करते हैं, वो महात्मा गांधी करते हैं। किसका? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का, आईएनसी का। उसके बाद क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होता है। इंडियन नेशनल मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के कार्यकाल में पारित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके कार्यकाल में पारित होता है। उसके बाद क्या है, कांग्रेस का एक बम्बई अधिवेशन होता है 1915 में, जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने हिस्सा लिया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, आईएनसी का कौन सा अधिवेशन था जिसमें किसी ब्रिटिश जो वायसराय था वो पार्टिसिपेट करता है, वो कहाँ करता है? मुंबई का 1915 का अधिवेशन। और कौन करता है? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वायसराय जो बनकर आते हैं वो है लॉर्ड लिंगथेगो। इसका जो कार्यकाल होता है 1936 से 1936 से 1943। इसमें क्या होता है, 1937 में ना चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, उसमें 1 सितंबर 1939 में ना द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत इसी के कार्यकाल में होता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है करते हुए। होता क्या है, महात्मा गांधी से इनका कुछ एक थोड़ा बहस हो, मतलब महात्मा गांधी से इनका एक कुछ संघर्ष हो जाता है आईएनसी के कांग्रेस के पद को लेकर। ठीक है, इसके बाद कुछ भी उस विवाद के बाद ना क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस उस पोस्ट से रिजाइन मार देते हैं, आईएनसी के कांग्रेस पद से हट जाते हैं, जिसके बाद वो क्या करते हैं, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये आईएनसी का जो भी जितने भी अधिवेशन हुए थे ना, उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी सारे डिटेल चीज़ें से बता करें कि आईएनसी कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य बातें इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम हुई थी, जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सब तमाम एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने वायसराय और गवर्नर जनरल के जो कार्यकाल है उसको हम देख रहे हैं। फिर क्या होता है कि मुस्लिम लीग का ना एक लाहौर अधिवेशन होता है 1940 में, 1914 में। इसमें पाकिस्तान की मांग होती है। ठीक है, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद क्या होता है कि मार्च 1942 में ना है क्रिप्स 8 मतलब मार्च 1941 में 42 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। इस भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत में मतलब इसी आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा एक नारा दिया जाता है, करो या मरो का नारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। और उस समय जो भारत का जो वायसराय होता है वो कौन होता है? लॉर्ड लिंगथेगो होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, किसके बारे भारत का जो नेक्स्ट वायसराय होता है वो लॉर्ड वेवेल होता है, और उसका जो कार्यकाल होता है
1944 से 1974 तक का होता है। ठीक है, इसके कार्यकाल में क्या होता है, 1945 में एक शिमला समझौता आयोजन किया जाता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। ये कैबिनेट मिशन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन में तो इसके सदस्य जो होते हैं पैंथिक लॉरेंस जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टीफन क्रिप्स होते हैं, सर स्टीफन क्रिप्स एंड LB एलेक्जेंडर, ये तीन जो होते हैं ये जो है कैबिनेट मिशंस के मेंबर होते हैं। देखिए ये सारे नाम और जो भी चीज़ें मैंने बोल रहा हूँ ना, वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें ना इसमें इस मटेरियल में मैं ऐड करके अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे उसके सारे इसके PDF शेयर कर दूंगा। इस वीडियो पे 1K लाइक होने पे ही ना मैं इस टेलीग्राम चैनल पे इस दोनों जो भी पार्ट फर्स्ट और सेकंड है वायसराय और गवर्नर जन का, वो मैं दोनों शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए क्या वीडियो पे 1K लाइक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे जो घटनाक्रम होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली जो है ना, एटली जो है ना, ये 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वायसराय भारत में आता है और उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। ये इसका जो कार्यकाल होता है 1947 से जून 1948 तक होता है। इसके कार्य में क्या होता है, 24 मार्च 1947 में ये भारत का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होता है। 3 जून 1947 3 जून 1947 में ये भारत विभाजन की योजना की घोषणा करता है। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटलीट ने ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की विधेयक को प्रस्तुत किया। उसके बाद 18 जुलाई ब्रिटिश संसद द्वारा इसको पास कर दिया गया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को वो सुनहरा दिन आया जब हमारा प्यारा भारत गुलाम ब्रिटिश के जो जंजीरों से आज़ाद हुआ और एक आज़ाद देश के रूप में हम सामने आए। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनता है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये पूछा जाता है। लास्ट वायसराय और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन होता है, लॉर्ड माउंटबेटन होता है। फ्रेंड, इस प्रकार हमने ना जितने भी बंगाल के गवर्नर जनरल से लेकर भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय के जो कार्यकाल थे, उनके कार्यकाल में जो लिए गए पॉलिसी थी, जो मेन इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन थे, उस डिसीजन का इम्पैक्ट, उस डिसीजन के कारण भारत की राजनीति की दिशा क्या बदली, कैसे कैसे चेंजेस आए, उसके तमाम इम्प्लीमेंटेशंस और उसके सोर्स को, मतलब उसके प्रभाव को हमने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी मोटिवेशन होता है, बूस्टर होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी एंड लाइक एंड शेयर। और हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। और आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे GS के PDF हो और करेंट अफेयर के PDF और आर्टिकल ये फेसबुक पे शेयर किए जाते हैं। इन तमाम का जो PDF है, इंक्लूडिंग वीडियो का PDF, जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।